एक बात जो आपको समझनी है, हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो एक चीज़ समझनी है वो ये है कि 2015 के बाद अब जीवीए शब्द यूज होता है, जीडीपी नहीं। समझ में आई कि नहीं? जी सर। क्या शब्द यूज होता है? जीवीए। जीवीए। कैसे? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, जैसे सामान्य सी बात करते हैं अपन, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, पहली चीज तो शब्द संदर्भ लिया एक वर्ष, ठीक है ना। उत्पादित अंत्य शब्द आया है, लाल एंड लाल की किताब है, ठीक है ना। तो शब्द आया है उत्पादित अंत्य। एक्चुअली में अंतिम, कैसे हम आगे चर्चा करेंगे। अंतिम या पूर्ण निर्मित यानी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स उसे बोलते हैं जो उपभोग के योग्य हो। जैसे तकिया है, उसके लिए फाइनल गुड्स से कपड़ा और रुई, ठीक है ना। शर्ट है यानी कि कपड़ा है, या मेरे लिए वस्त्र है, ठीक है ना। यानी कि जो मैं उपभोग करता हूं वो मेरे फाइनल गुड्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे एक चाय विक्रेता है तो उसके लिए चाय फाइनल गुड्स है, ठीक है ना, न कि शक्कर या पत्ती या दूध नहीं, ये मध्यवर्ती वस्तु आ जाएगी। फाइनल गुड्स का मतलब जो उपभोग करने योग्य। तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंतिम तो एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं का मतलब फाइनल गुड्स प्लस सेवाएं, इनका मूल्य का योग क्या है? राष्ट्रीय आय। एक सामान्य टर्म से हम शुरू करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय आय की शब्द यूज करते वक्त भी हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगी। CSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO ने जनवरी 2015, ये आपको याद रखने की बात है, जनवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्तर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी, स्तर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बेसिक यानी आधार मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य वर्धन का योग होगा, जिसमें हम उत्पाद सब्सिडी के ऊपर उत्पाद कर के आधिक्यों को जोड़ देते हैं, राष्ट्रीय आय प्रदर्शित करेगा। यानी क्या हुआ? अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय प्रदर्शित नहीं करेगी। ये चीज, ये CSO 2015 जनवरी का फैसला है कि अब जो जीडीपी है वो साधन लागत पर नहीं, तो किस पर? स्तर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य वर्धन का योग होगा। तो अब सकल मूल्य वर्धन हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। जीवीए, ठीक है ना। फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में अनेक उत्पादक इकाइयां उत्पादन क्रियाओं में भाग लेती है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना।
और विभिन्न स्तरों पर भाग लेती है, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, तथा कुछ वस्तुओं तथा कुछ सेवाओं का उत्पादन करती है। कृषि क्षेत्र में लगा हुआ कृषक जहां गेहूं तथा चावल के रूप में उत्पादन करता है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला फर्म, कोई भी फर्म औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो कपड़ा, स्कूटर, कार, टेलीविजन आदि के रूप में उत्पादन में योगदान देती है। ठीक है ना। इसमें एक्चुअली में आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है ना। इसमें पहले मैंने बात की कृषि क्षेत्र, दूसरा मैंने बात की उद्योग सेक्टर। ठीक है ना। अब तीसरी बात मैं करता हूँ, वही प्रशासन, बैंकिंग, सामान, यातायात आदि में लगी हुई इकाइयाँ भी उत्पादन करती है, पर ये मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं करती, परिवहन से, तो ये सेवाएं। ठीक है ना। बल्कि सेवाओं का सर्जन करती है। फिर महालेखा विभाग में काम करने वाला कर्मचारी, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला शिक्षक या अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर या इसी प्रकार के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति भी उत्पादन क्रिया में भाग लेता है, परंतु इनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन को हम सेवा कहते हैं, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष वस्तु का कोई उत्पादन नहीं होता। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में कच्चा माल भी हो सकता है, जिसे हम माध्यमिक वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती या माध्यमिक वस्तु। क्या शब्द यूज किया? माध्यमिक वस्तु। यानी कि अपन स्कूल में भी होती है ना माध्यमिक स्कूल, यानी कॉलेज और स्कूल के मध्य कड़ी का काम करती है माध्यमिक। समझ में आ रही नहीं? माध्यमिक वस्तु या मध्यवर्ती। उत्पादित वस्तुओं में भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो उपभोग के रूप में काम आती, जैसे गेहूं, कपड़ा, चाय, चीनी आदि, जिन्हें हम उपभोग वस्तु कहते हैं। कुछ उपभोग वस्तुएं होती हैं। ठीक है। पर कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती है जो उत्पादन क्रिया में ही प्रयुक्त होती है, जैसे मशीनें। ठीक है ना। जैसे मशीनें, उनको हम पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। पूंजीगत वस्तु यानी कि उत्पादन क्रिया में काम आती है। जो न तो माध्यमिक है न उपभोग की वस्तु है। उपभोग वस्तुएं भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी वस्तुएं जो उपभोग क्रिया के में तुरंत समाप्त हो जाती है, जैसे रोटी, फल आदि, या ऐसी वस्तु उपभोग वस्तुएं जो अधिक लंबे काल तक उपभोग के दौरान बनी रहती हैं, जैसे फ्रिज, पंखा, टेलीविजन, कार। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? टिकाऊ उपभोग वस्तु। उपभोग वस्तु भी तो 2 तरह की हो सकती है ना, एक तो टिकाऊ, और दूसरी जो तुरंत उपभोग हुई, खत्म। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। उत्पादित वस्तुओं से आशय है पूर्ण निर्मित या अंत्य वस्तुओं से, यानी कि फाइनल वस्तुओं से। जब भी हम उत्पाद बोलते हैं तो यूं समझ लेना, अर्थव्यवस्था में उत्पाद का मतलब होता है फाइनल। ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती है, जैसे कपड़ा बनाने में रुई या ब्रेड बनाने में प्रयुक्त आटा, माध्यमिक वस्तु है। रुई यदि रुई के रूप में भी उपयोग किया जाए, जैसे गदा या दुलाई में बरवा कर लाना, यह आटा प्रत्यक्ष रूप से आटे के रूप में ही उपयोग किया जाए,
तो इन्हें हम अंतिम वस्तु यानी पूर्णतः तैयार वस्तु कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी वस्तु माध्यमिक है या अंतिम, ये उपभोग के स्तर पर निर्भर है। ठीक है ना। जैसे इसने रुई का उदाहरण बताया जिससे आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। स्पष्ट है राष्ट्रीय उत्पादन में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों आएगी तथा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्गत उपभोग तथा पूंजीगत दोनों ही वस्तुएं आएगी, पर इसमें उत्पादन में प्रयोग आने वाला कच्चा माल नहीं आएगा, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए कुछ बातें, जैसे उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं। एक तो अंत्य उत्पादित यानी कि फाइनल गुड्स, जैसे फिनिश्ड बोलते हैं, मतलब फाइनल। ठीक है ना। दूसरी माध्यमिक वस्तुएं जैसे इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट्स जो है, ठीक है, वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो कहीं न कहीं फाइनल गुड्स के साथ जुड़ जाएगी। जैसे कोई फैक्ट्री रुई का उत्पादन करती है और एक फैक्ट्री कपास का उत्पादन करती है और उससे रुई लेकर नहीं कपड़े का उत्पादन करती है और उससे रुई लेकर कपड़ा बनाती है। ठीक है ना। तो उसका उत्पादन फाइनल गुड्स नहीं हुआ। और फाइनल गुड्स में भी दो, जैसे उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन है, समझ में आ रही नहीं है। पूंजीगत वस्तुओं में मशीन। उपभोग वस्तुओं में भी दो प्रकार के, जैसे एक तो सामान्य उपभोग जैसे रोटी, ब्रेड, साबुन, और एक टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जैसे फ्रिज, टीवी। ठीक है ना। फिर सामान्य उपभोग की वस्तुएं, जैसे सामान्य में ऐसी वस्तुएं जिनके कीमत में कमी मांग में वृद्धि लाती है। सामान्य वस्तुओं की क्या खासियत है? एक बहुत बढ़िया बात है, कीमत में कमी मांग में वृद्धि लाता है। इसको यूं ही समझ लेते हैं कि अगर आय बढ़ेगी तो आप मांग में वृद्धि कर लेंगे। ठीक है ना। और दूसरी ऐसी वस्तुएं जिसमें कीमत में कमी मांग में कमी लाता है, जैसे गिफिन वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जैसे गिफिन वस्तुएं, जिसे अति निकृष्ट वस्तुएं बोलते हैं, यानी कीमत में कमी आई, मांग में कमी आ गई, मांग में भी कमी आ गई। आज अगर मुफ्ती की पैंट 200 रुपये मिलना बंद हो जाए तो आप खरीदना बंद कर देंगे। गिफिन वस्तुएं, क्योंकि आप मुफ्ती इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो 4000 की है। समझ में आई यहां तक बात? चलिए, धागे उद्योग द्वारा प्रयुक्त रुई, कपड़े उद्योग द्वारा प्रयुक्त रुई, बेकरी द्वारा प्रयुक्त आटा उस विशेष उद्योग के लिए माध्यमिक वस्तु होगी, जबकि उपभोक्ता द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली रुई या आटा अंतिम वस्तु होगी। जैसे एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, उसके लिए आटा एक माध्यमिक वस्तु है, पर हमारे लिए आटा फाइनल उपभोग यानी अंतिम वस्तु है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तथा उत्पादन में प्रयोग में आने वाली मशीन या संयंत्र अंतिम वस्तु की श्रेणी में आएगी, यानी है तो अंतिम वस्तु, परंतु उसे उपभोग की वस्तु न कहकर हम कहेंगे पूंजीगत वस्तु। ठीक है। जैसे ट्रैक्टर, किसान ने एक ट्रैक्टर लिया, है तो अंतिम वस्तु, पर वो क्या है? पूंजीगत वस्तु है। वस्तु अंतिम है या माध्यमिक?
वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह वस्तु उत्पादन क्रिया में प्रयोग में आ रही है या उपभोग के लिए प्रयोग में आ रही है। एक ही वस्तु किसी स्थिति में अंतिम होगी, रुई तकिया में भर दिया तो अंतिम होगी, दूसरी स्थिति में माध्यमिक होगी, कपड़ा बनाने के लिए रुई माध्यमिक होगी। ठीक है ना। यानी बेकरी में ब्रेड बनाने में काम में आने वाला आटा माध्यमिक है, घर में काम में आने वाला आटा अंतिम वस्तु है। ये बात तो समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो किस आधार पर? कि इस आधार पर कि वो किसी उत्पादन में काम आती है कि उपभोग में काम आ रही है। आपसे परीक्षा में प्रश्न कोई पूछे कि एक ही वस्तु माध्यमिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है, कि यस हो सकती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं के अध्ययन तथा इनसे संबंधित सभी सूचनाओं और तथ्यों को सांख्यिकी विवरण तथा खाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साइमर कुजनेट्स को इसका जन्मदाता कहा जाता है। राष्ट्रीय आय आकलन का जन्मदाता कौन है? साइमन कुजनेट्स। ये याद रखेंगे आप, साइमन कुजनेट्स। ठीक है ना, जिसको 1971 में नोबेल का पुरस्कार भी मिला था अर्थशास्त्र का। रिचर्ड स्टोन को भी इसी के लिए 1984 में पुरस्कार मिला था। यानी राष्ट्रीय आय के लेखांकन के लिए 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिल चुका है, एक तो साइमन कुजनेट्स और एक रिचर्ड स्टोन। ये 2 नाम याद रखेंगे। दैट्स राइट। अब राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध के बारे में हम बात करेंगे। शुरू में हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की मूलतः 2 अवधारणाएं हैं, एक तो नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय से संबंधित 2 अवधारणाएं, एक तो राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा घरेलू उत्पाद। क्या अंतर होता है बात करेंगे। ठीक है ना। से सभी धारणाएं इन्हीं का ही प्रतिरूप है। जो बाकी वाली टर्म्स आएगी वो सारी कहीं न कहीं इसी से जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है ना। समग्र राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को हम निम्नांकित रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? उद्गम के स्रोत की सीमा के आधार पर। अब देखना, गुड, बहुत बढ़िया बात है। उद्गम के स्रोत, उद्गम के स्रोत, उद्गम के स्रोत की सीमा के आधार पर, जैसे देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादन या देश की आर्थिक सीमा के बाहर निवासी तथा गैर उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादन। इसको समझना, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये इसका आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक, मैंने ऐसा क्यों किया, 24 नॉटिकल मील तक विशेष आर्थिक जोन, ठीक है ना, ये इसका आर्थिक क्षेत्र है। एक तो इस एरिया, इस क्षेत्र में जैसे देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादन, अब उत्पादन चाहे वस्तु हो और चाहे सेवा, कोई डजेंट मैटर। दूसरा, देश की आर्थिक सीमा के बाहर निवासी और गैर उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादन। दूसरा पैटर्न यह होता है कि देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, अब चाहे देश में रहे चाहे देश के बाहर रहे, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा रखते हैं।
उद्गम के स्रोत के आधार पर हम जीडीपी और जीएनपी की अवधारणा रखते हैं, यानी कि जीडीपी जीएनपी ये और जीडीपी ये बात समझ में आई? एकदम ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर, उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर यानी बाजार मूल्य पर, अब देखना, अब जीएनपी एमपी जीएनपी यानी कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है ना, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, ये सारी एक एक चीज करेंगे आगे। पहले तो आपको ये शब्द आपको थोड़ा सा बता दूं। दूसरा, उत्पादन के साधन लागत के आधार पर, यानी कि वास्तव में उसकी लागत कितनी है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो होती है वो साधन लागत से तो निर्धारित खैर होती है, पर इस साधन लागत के अलावा भी मार्केट प्राइस जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब दूसरा, साधन लागत के आधार पर, जैसे तो उसे हम क्या कहेंगे, जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, समझ में आ रही नहीं आ रही, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, एफ है। ठीक है। अब नेट कॉन्सेप्ट एक शब्द आता है, नेट अवधारणा है, नेट एक्चुअली में ये ग्रॉस बात कर रहे हैं। आपने ऐसे टीन देखे होंगे जिस पर दो वजन लिखे हुए रहते हैं, ग्रॉस वेट और नेट वेट। ग्रॉस वेट का मतलब होता है टीन सहित वेट, और नेट वेट का मतलब होता है कि उसमें जो माल है उसका वेट, वास्तविक माल है उसका वेट, ठीक है ना। तो नेट की अवधारणा है नहीं कि वो सारी चीजें जो वास्तव में हमें दिखती है आई है बट आई नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम सकल मूल्य में, चाहे वो बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, चाहे वो बाजार मूल्य पर चाहे साधन लागत पर, ठीक है ना, अगर हास घटा दें, डेप्रिसिएशन घटा दें, तो निवल धारणा प्राप्त होगी। क्या धारणा? निवल धारणा। जैसे जीएनपी माइनस हास, तो ये मार्केट प्राइस पर जीएनपी आ गई फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है ना, यानी कि नेट, तो ये एनएनपी हो गई, ठीक है ना। जीडीपी माइनस हास एनडीपी हो गई। हास समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया बच्चे ने। हास क्या होता है? डेप्रिसिएशन, जिसे हम मूल्य हास बोलते हैं। जैसे उत्पादन इकाइयों में पूंजी लगी रहती है, उत्पादन इकाइयों में पूंजी लगी रहती है, ठीक है ना। आप एक साल में इस पूंजी में जो मतलब लाभांश जो उत्पादन हुआ है वो तो ठीक है, पर इस पूंजी का तो हास हुआ ही है ना, ठीक है ना। जैसे पूंजी का हास तो हुआ ही है। जैसे मैंने एक ट्रैक्टर लिया,
और मेरे बच्चे को दे दिया, 3 लाख में ट्रैक्टर लिया और बच्चे को दे दिया कि भाई तू इसके कमा के लाना। वो आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 लाख रुपये लाकर देता है। ठीक है ना? ये हो गई जीडीपी या जीएनपी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना? पर मैंने ट्रैक्टर के टायर घिसावट, ट्रैक्टर का मतलब बहुत सारा काम आया हुआ वो करवाया, तो उसमें 25,000 रुपये नेट खर्च हुए। तो 1 लाख में से 25,000 निकाले तो उसकी 1 साल की वास्तविक इनकम कितनी हुई? 75,000। तो हास का मतलब कि वो हास यानी कि उत्पादन इकाइयों में जो पूंजी लगी हुई है उसका हास, तभी तो नेट निकलेगा। ठीक है ना? वो जैसे आप टीचर हैं, आप स्कूल जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी मंथली इनकम 30,000 है या मेरी सालाना इनकम 3 लाख है, पर आपने ये नहीं सोचा कि भाई आपने 10 तो ड्रेस फाड़ दी, आपकी एक गाड़ी जो 40,000 में खरीदी थी वो आज मार्केट में 30,000 की है, तो ये 10,000 हास हुआ ना, ये हास। चलिए, तो इस चीज तो आपको समझ गए, यानी कि हम जीएनपी हो चाहे जीडीपी हो, उनमें से अगर हास को घटा देंगे तो जीएनपी एनएनपी बन जाएगी, जीडीपी एनडीपी बन जाएगी। ठीक है ना? ग्रोस की जगह नेट लग जाएगा, यानी कि जीएनपी। अब चाहे ये मार्केट प्राइस पर हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ये मार्केट प्राइस पर हो या फैक्टर कॉस्ट पर हो, डजेंट मैटर, माइनस हम हास करेंगे तो ये एनएनपी आ जाएगी, ये एनएनपी आ जाएगी। अब ये जैसा आपने मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, आपने जीडीपी मार्केट प्राइस पर ली या फैक्टर कॉस्ट पर ली, उसमें से माइनस हमने हास कर दिया। ठीक है ना? तो ये आपके एनडीपी आ जाएगी, वही मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। अभी तक हमने जीडीपी को हमने समझा है बाजार मूल्य के आधार पर, फिर हमने साधन लागत के आधार पर, फिर हमने नेट कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आप समझना, वो क्या है? राष्ट्रीय व्यय योग्य आय। योग्य आय जिसको बोलते हैं एनडीआई। क्या बोलते हैं? एनडीआई, यानी एनडीआई यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कैसे आप इसको समझें? देखिए, जीएनपी जो मैं मार्केट प्राइस पर बात कर रहा हूँ, प्लस जीएनपी शब्द यूज किया मैंने, ठीक है ना, प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। ये आप कैसे समझेंगे? शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, प्रवासी जो रहते हैं ना वो, ठीक है ना। फिर ये हमारी
राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं GNP मार्केट प्राइस प्लस निवल विदेशी साधन आय। ये भी एक बढ़िया टर्म है, निवल विदेशी साधन आय। साधन आय प्लस विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, वो ये है कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना और धारणाएं, अब इन सारी चीज़ों के उत्तर आपको अब मिलना शुरू होंगे। ठीक है ना। अब तक हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं तथा उनके बीच संबंध की व्याख्या बिना किसी जटिलता को लाए की, क्योंकि उनकी व्याख्या करते हुए हम लोग उनकी गणना में उत्पन्न जटिलता को व्याख्या में नहीं लाए, पर हम अब कुछ और बातें करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद की सभी धारणाएं जिनकी व्याख्या हम लोगों ने की है, मोटे तौर पर इस बात से संबंधित हैं कि एक वर्ष के भीतर, ये बात तो आपको पता चली ना अब तक तो, कि एक वर्ष के भीतर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ और उनका मूल्य क्या था। पर जब हम इस पर विचार करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी उभर कर सामने आ जाते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत कितनी वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि कितनी वस्तुओं और सेवाएं और उनका मूल्य है। ठीक है ना। पर प्रश्न क्या है? पहली चीज के उत्पादक इकाइयां क्या है जिनकी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना है, वे उत्पादक इकाइयां क्या है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उनकी किन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए लिया जाए। कौन सी वस्तुएं किसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को लें, यानी कि अपने निवासियों की कि गैर निवासियों की, किसकी सेवाएं, किसकी वस्तुएं। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कहाँ हुआ, देश की घरेलू या आर्थिक सीमा के भीतर या बाहर, या दोनों। आर्थिक सीमा की धारणा भौगोलिक सीमा की धारणा से कहाँ तक भिन्न है, ये भी आपको समझना जरूरी है। फिर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना किस प्रकार की जाए जिससे राष्ट्रीय उत्पाद का सही अनुमान प्राप्त हो सके। इन बहुत सारी बातों को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं उत्पादक इकाइयां। अब आपको खुल के समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके सोचें। उत्पादक इकाइयां राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की मूल इकाइयां हैं। उत्पादक इकाइयां वे हैं जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को इकट्ठा करती है तथा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। ये तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे ऐसी उत्पादक इकाइयां जो अपनी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का स्पष्ट मूल्य रखती है जिससे वो कम से कम अपनी लागत पूरी कर सके और लाभ कमा सके। इसके अंतर्गत हम निजी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक उद्यमों को रख सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लाभ पर काम करने वाली उत्पादक इकाइयों में कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो अपनी सेवाओं का मूल्य लेती हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय कंपनियां। तीसरी बात, ऐसी उत्पादक इकाइयां जो अपने उत्पादन को बेचती नहीं है, जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करती है, जैसे कृषक जो बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने उपभोग के लिए उत्पादन करें, जिन्हें हम निजी प्रयोग के लिए उत्पादक कहते हैं।
समझ। सामान्य सरकार जो सार्वजनिक उद्यम से अलग हैं को भी हम निजी उपभोग के लिए उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं, जो अपनी उत्पादित सेवाओं को बिना लाभ के या बिना स्पष्ट मूल्य की जनता में बांटती है। भाई सामान्य सरकार जो है, सरकार क्या करती है? सरकार भी एक ऐसी उत्पादक इकाई है जिसे किसान जो अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता है, मार्केट के लिए नहीं करता। सरकार भी वैसी सेवाएं उत्पादित करता है जो अपनी जनता को प्रोवाइड करवानी है। आर्थिक और घरेलू सीमा तो आप समझ रहे हैं कैसे। सिस्टम और नेशनल अकाउंट्स में घरेलू सीमा को आर्थिक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका अर्थ तथा महत्व थोड़ा सा अलग है। घरेलू या आर्थिक सीमा वैसे देश की भौगोलिक सीमा से ही संबंधित है तथा आर्थिक सीमा में भौगोलिक सीमा को सम्मिलित किया जाता है, पर आर्थिक सीमा तथा भौगोलिक सीमा एक ही नहीं होगी। आर्थिक सीमा के अंतर्गत निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है जो भौगोलिक सीमा में आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होंगे। वायुमंडल सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, वायुमंडल सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र जिसे टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, जिन पर मछली पकड़ने, ईंधन या खनिज निकालने का अधिकार राष्ट्र का हो, वो बात हमने की थी। शेष विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जैसे कि हमारा दूतावास, जैसे कि अमेरिका में दूतावास है, वो पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा बनाता है, वहाँ से जो इनकम होती है, मिलिट्री बेस, प्रव्रजन कार्यालय आदि। फिर फ्री जोन्स, कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्र तट के उद्यम पर इसके अंतर्गत देश की सीमा में दूसरी सरकारों या देशों के विदेशी अंतर क्षेत्र नहीं आएंगे जिनमें उनके दूतावास है या जहाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या उनके कार्यालय या अन्य देशों की मिलिट्री बेसेस खुले। फ्री मुक्त क्षेत्र, फ्री जोन्स, जैसे आप 200 नॉटिकल मील के बाहर भी आपका जहाज चल रहा है, वो किसी न किसी उत्पादक कार्य में संलग्न है, तो वो भी आपकी सीमा के अंतर्गत है। इस प्रकार जहाँ तक आर्थिक सीमा का प्रश्न है, इसमें देश की भौगोलिक सीमा का वो भाग नहीं सम्मिलित होगा जो दूसरे देशों को विदेशी अंतर क्षेत्र के रूप में दूतावास, अन्य कार्यालय के लिए दिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए गए हैं। ऐसी भूमि जैसे हमारे भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक सीमा, जैसे आपने ये सोच लिया कि ये भारत का टोटल आर्थिक क्षेत्र जो है, ठीक है ना, ये टोटल भारत का ही आर्थिक क्षेत्र, ये भौगोलिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र है, नहीं। इसमें जो ये जो क्षेत्र है हमने विदेशी अमेरिकी दूतावास या अमेरिकी बेस कैंप दे दिया गया है, तो ये हमारा आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा। इस दृष्टि से आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से छोटी होगी, पर इसमें विश्व के अन्य देशों के भी ऐसे हिस्से जो इस देश को मिलिट्री बेस, दूतावासों के रूप में, विदेशी अंतर क्षेत्र के रूप में प्राप्त हुए होंगे, उन्हें उक्त देश की आर्थिक सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। इस दृष्टि से तो हमारी भौगोलिक सीमा से आर्थिक क्षेत्र छोटा हो गया, पर एक बात याद रखना, विदेशों में भी हमने कुछ नेवल कैंप या दूतावास छोड़ रखे हैं, तो वो हमारी आर्थिक सीमा के अंतर्गत गिने गए। बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, इस दृष्टि से कुल आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से बड़ी ही होगी। अब रेजिडेंट्स, अब सुनना, निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक धारणा नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो, निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वो व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वो आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति जो भले भारत का नागरिक नहीं है पर यहाँ रह रहा है और इसका आर्थिक हित इससे जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ का निवासी, आर्थिक रूप से यहाँ का निवासी है। आर्थिक हित के केंद्र बिंदु का आशय यह है कि वो संस्थागत इकाई घरेलू सीमा में स्थापित है और उसमें उसके रहने का स्थान और या उसके उत्पादन का स्थान वहाँ है, ठीक है ना।
तथा वहां से वो अपनी आर्थिक क्रियाएं और व्यवहार करता है। निवासी के अंतर्गत देश के भीतर रहने वाले राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय दोनों सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार निवासी के लिए आवश्यक नहीं हो कि वो राष्ट्रीय या नागरिक भी हो। यूएसए में रहने वाले अनेक भारतीय जो अब भी भारतीय नागरिक हैं भारत के निवासी नहीं होंगे, क्योंकि वो यूएसए में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो यूएसए के निवासी हैं, यद्यपि वो भारतीय नागरिक हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में रहने वाले किसी परिवार के सभी सदस्य जो देश की घरेलू सीमा में रह रहे हैं उस देश के निवासी हैं। ऐसे लोग जो पर्यटन के रूप में मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, खेल, शिक्षा, कॉन्फ्रेंस आदि के सिलसिले में 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए आर्थिक सीमा से बाहर विदेशा में जाते हैं, उन्हें निवासी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। पर वो यदि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आर्थिक सीमा से बाहर जाते हैं तो उन्हें निवासी में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो 1 वर्ष एक सीमा है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो 1 वर्ष से अधिक कहीं विदेश में कार्य कर रहा है तो वो भारतीय नागरिक तो होगा पर निवासी नहीं होगा। तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा, कोई अमेरिका 6 महीने के लिए घूमने गया है तो वो भारतीय निवासी ही है। ठीक है। पर 1 साल के ज़्यादा के लिए गया है तो फिर वो भारतीय नागरिक तो है बट भारतीय निवासी नहीं, और उसका योगदान जीएनपी जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है ना। बाहर से हाँ, रेमिटेंस भेजता है तो सम्मिलित होगा, भेजता है तो, पर उसके आर्थिक क्रियाकलाप वो सम्मिलित नहीं होंगे अगर रेमिटेंस नहीं भेजता है तो। ऐसे श्रमिक कर्मचारी जो वर्ष की कुछ अवधि के लिए दूसरे दिशा में कार्य करते हैं, बाद में अपने घर वापस लौट आते हैं, वो भी निवासी हैं। जहां के कर्मचारी, वायुयान या अन्य गतिमान संयंत्रों को चलाने वाले लोग जो आंशिक या पूर्ण रूप से आर्थिक सीमा से बाहर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कर्मचारी जो इन संगठन के विदेशी अंतर क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब कोई WHO में लगा हुआ है, 2 साल से रह रहा है, पर वो निवासी यहीं का ही है। ठीक है। स्थानीय लोगों में से नियुक्त विदेशी दूतावासों और मिलिट्री अड्डा पर काम करने वाले लोग, सीमावर्ती भाग में रहने वाले श्रमिक या लोग जो प्राय रोज या नियमित रूप से सीमा पार करके काम करने के लिए जाते हैं। जैसे पहले भारत और बांग्लादेश के मध्य जब एनक्लेव का लेन देन नहीं हुआ था तो बांग्लादेश के निवासी भारत में आते थे और भारत के नागरिक बांग्लादेश जाते थे और अपने खेत बो कर आते थे। पर निवासी की व्याख्या करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि सभी निवासियों को जो उत्पादन के साधन के रूप में सेवा प्रदान करते हैं, उत्पादन का निवासी साधन कहते हैं। यह उत्पादन के निवासी साधन घरेलू सीमा के भीतर तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। दूसरी बात, गैर निवासी उत्पादन के साधन वे हैं जो उस देश की घरेलू सीमा में स्थित उत्पादक इकाइयों को सेवा प्रदान करते हैं जो निवासी नहीं है। किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर स्थित उत्पादक इकाइयों को, जिसमें विदेशी कंपनियों की शाखाएं भी सम्मिलित हैं, जैसे सुजुकी यहाँ काम कर रही है, निवासी उत्पादक इकाई कहते हैं। तो सुजुकी यहाँ की निवासी उत्पादक इकाई, ये दोनों ही निवासी तथा गैर निवासी साधना की सेवाएं लेती है, निवासी और गैर निवासी। अब फिर गणना में काम आने वाली वस्तुएं, गणना में काम आने वाली वस्तुएं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।